नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं में पाठ 5 इतिहास के अंदर शिक्षा की विकास यात्रा इस पाठ को समझेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे और साथ साथ हमारे भारत के आज़ादी के बाद, भारत स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद में हमने सहने कैसी अपनी प्रगति की है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, आज फिलहाल परिस्थिति किस प्रकार से है, इसकी संक्षिप्त जानकारी हम इस पाठ से लेंगे। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख चरणों और योजनाओं की संक्षेप में समीक्षा करेंगे। इसके प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विचार भी करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत की शिक्षा की विकास यात्रा। तो भारत के कुछ प्रतिनिधिक क्षेत्र में अनुसंधान संस्थानों की समीक्षा की जाती है। इसके अनुसार हम संपूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं। भारत में शिक्षा की समस्या कितनी जटिल और गंभीर है, इसका अनुभव में स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में हुई प्रथम जनगणना द्वारा प्राप्त हुई है। प्रथम जनगणना में साक्षरता का परिणाम 17% था। यह परिणाम निम्नानुसार बढ़ता चला गया। आइए देखते हैं 1971 में जब जनगणना हुई, उस समय साक्षरता का प्रमाण भारत की आज़ादी के बाद 34% रहा। उसके 10 साल पश्चात 1981 में यह साक्षरता का प्रमाण 43% हुआ। उसके 10 साल बाद 1991 में 52% रहा। इसी प्रकार से उसके 10 साल पश्चात 2001 में भारत का साक्षरता प्रमाण 64% रहा। इस परिणाम को बढ़ाना भारत सरकार के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का सामना करते हेतु सरकार ने अनेक उपाय योजनाएं की। तो आइए चलते हैं प्राथमिक शिक्षा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी खड़िया श्यामपट योजना किसे कहते हैं और प्राथमिक शिक्षा भी किसे कहते हैं। आप सभी बच्चे उम्र से 6 से 14 वर्ष के आयु में, आज आपकी उम्र 14 से 15 वर्ष होगी। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे ही हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। वर्ष 1988 में केंद्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने तथा शैक्षणिक सुधारने लाने के लिए खड़िया श्यामपट योजना प्रारंभ की। इसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। विद्यालयों के स्तर पर सुधार लाना, शिक्षा की न्यूनतम 2 सुव्यवस्थित कमरे, स्वच्छता गृह, 2 शिक्षकों में से 1 महिला अध्यापिका, श्यामपट, मानचित्र, प्रयोगशाला सामग्री, छोटा सा पुस्तकालय, मैदान, खेल की सामग्री सरकार ने विद्यालयों में राशि उपलब्ध कराई। इस योजना के कारण प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को गतिमानता होने में सहायता प्राप्त हुई। महाराष्ट्र राज्य की वर्ष 1960 की स्थापना के बाद सरकार ने संपूर्ण राज्य के लिए पहली कक्षा से 7वीं कक्षा तक का एक समान पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय किया। मुंबई में एसटी कॉलेज के प्राचार्य सैयद रऊफ को पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। वर्ष 1994 में इस योजना को विस्तार देते हुए 100 से अधिक विद्यार्थी वाले संख्या वाले विद्यालयों में 1 कमरा और 1 अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। छात्राओं के विद्यालयों, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों, बहुल विद्यालय और ग्रामीण क्षेत्र में वरीयता दी गई। शिक्षकों की नियुक्ति में 50% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति कर बंधनकारक कर दिया गया। वर्ष 1994 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPED शुरू किया गया। यह उपक्रम महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों में शुरू हुआ। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की जो जनसंख्या है, विद्यार्थियों की उपस्थिति 100% रहनी चाहिए। विद्यार्थियों के होने वाले रिसाव को रोकने के लिए लड़कियों की पढ़ाई लिखाई, दिव्यांगों के लिए शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर अनुसंधान और मूल्यांकन, वैकल्पिक शिक्षा, सामाजिक जागृति आदि उपक्रमों को इसमें समावेश किया गया। क्या आप जानते हैं वर्ष 1991 में केरल राज्य पूर्णतः साक्षर हो गया था। महाराष्ट्र राज्य को पूर्णतः साक्षर होने के लिए कौन कौन सी उपाय योजना की जा सकती है, यह आप भी समझ सकते हैं। उस प्रकार से ताराबाई मोड़क ने बोर्डी कोसबबाड़ में शैक्षिक कार्य को प्रारंभ किया। आदिवासी बच्चों के लिए आंगनबाड़ियाँ,
प्रारंभिक कक्षाएं प्रारंभ की। प्रत्यक्ष कृति द्वारा शिक्षा, चरागाहशाला, तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए बहुत परिश्रम उठाए गए। अनुताई वाघ ने ठाणे जिले में कोसबाड़ में आदिवासियों की उन्नति के लिए एक संस्था स्थापित की। यह संस्था कोसबाड़ परियोजना के रूप में विख्यात है। आदिवासियों की शिक्षा के लिए अनुताई वाघ ने पालनाघर, बालवाड़िया, प्राथमिक विद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, बाल सेविका प्रशिक्षण महाविद्यालय आदि शैक्षणिक संस्थान खोल दिए। विद्यार्थियों का उचित भरण पोषण हो। विद्यालय में जाने के बाद इसके लिए वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना भी प्रारंभ की गई। उसके बाद चलते हम माध्यमिक शिक्षा की तरफ। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा के क्षेत्र में आमूलाग्र परिवर्तन लाने का निश्चय किया। इसके लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में एक स्वतंत्र आयोग गठित किए जाने की सिफारिश की। इसके अनुसार वर्ष 1952 और 1953 में मुदलियार आयोग का गठन किया गया। उस समय भारत में शिक्षा का प्रतिरूप पैटर्न 11वीं प्लस स्नातक के 4 वर्ष अथवा 11वीं प्लस 1+3 था। आयोग का कार्य और इसी प्रकार से अभी भी नई शिक्षा नीति के तहत यही आयोग लाया गया है। आयोग के माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, अध्यापन पद्धति आदि का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इस आयोग ने, कौन से आयोग ने? मुदलियार आयोग ने। इस आयोग ने उच्च माध्यमिक कक्षाओं की संकल्पना रखी, परंतु संकल्पना को संपूर्ण देश में कार्यान्वित करना दूर हो गया। उसके बाद आते हैं हम कोठारी आयोग के तरफ। ये 52-53 की घटना थी जो मुदलियार आयोग था। अब 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के कामकाज में JP नाइक का उल्लेखनीय योगदान रहा। इस आयोग ने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर 10+2+3 प्रतिरूप पैटर्न की सिफारिश की। वर्ष 1972 से इस पैटर्न को कार्यान्वित किया गया। कोठारी आयोग ने शिक्षा की एक ही राष्ट्रीय प्रणाली हो, शिक्षा में मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का समावेश हो, शिक्षा को समाज के निचले से निचले स्तर तक ले जाने के लिए निरंतर शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय जैसे उपक्रम सुझाए। अनुसूचित जातियों, जनजातियों जैसे उपेक्षित वर्गों को प्राथमिकता देना, सरकारी बजट में शैक्षणिक व्यय को बढ़ावा देना जैसी सिफारिशें की। उसके पश्चात महाराष्ट्र राज्य ने वर्ष 1972 से लेकर 72 में 10+2+3, 10+2 धन 3 इस शैक्षणिक संरचना को स्वीकार कर वर्ष 1975 में 10वीं कक्षा की प्रथम शालांत परीक्षा ली। कोठारी आयोग द्वारा सुझाए गए शिक्षा के उद्देश्य अगर देखें तो हमारे ध्यान में आता है शिक्षा के उद्देश्यों को: शिक्षा का आधुनिकीकरण, सामाजिक और राष्ट्रीय एकात्मता, सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का संवर्धन, शिक्षा और उत्पादकता, लोकतंत्र का संरक्षण और संवर्धन, ये शिक्षा के मूल उद्देश्य है। उच्च शिक्षा, स्वातंत्रोत्तर कालावधि में शिक्षा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1948 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। आयोग को वित्तीय अनुदान, विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और समन्वय बनाए रखने जैसे कार्य सौंपे गए। अब कार्य प्रणाली किस प्रकार? आयोग ने पंचवार्षीय पद्धति को स्वीकार किया। विश्वविद्यालयों के अनुदानों को स्वीकृत कर उनका वितरण करने का कार्य आयोग ने सरकार की ओर से प्रारंभ किया। विश्वविद्यालय शिक्षा नियोजन पाठ्यक्रमों में सूत्रबद्धता शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, उच्च शिक्षा की विभिन्न योजनाएं तैयार कर उनका कार्यान्वयन करना जैसे उपक्रम आयोग चला रहा है। आयोग ने विश्वविद्यालय विकास परिषदों को गठित करना, स्नातकोत्तर अध्यापक हेतु उन्नत अध्यापन केंद्र तथा नए विश्वविद्यालय स्थापित करना जैसे विषय महत्वपूर्ण बनाए। भारत में दूरदर्शन शुरू होने के पश्चात आयोग द्वारा कंट्री वाइड क्लासरूम का कार्यक्रम भी प्रसारित किया गया। उसके बाद नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये हम अगले शेष भाग में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।